नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के बिहार में सरकार बनाने की संभावनाओं पर। ये संभावनाएं कितनी प्रबल हैं, कितनी उम्मीद भरी हैं, इसको देखने के लिए कल जो हमने बताया था पार्ट 1 का हिस्सा था इस संभावनाओं पर, उससे आगे की बात देखिए और मेरे साथ बने रहिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सीमांचल का इलाका, जहां पिछली बार ओबैदुल्ला ओवैसी की एआईएम ने का शानदार काम किया था। बिहार में जो मुस्लिम वोटर हैं, मुस्लिम वोटर की आबादी तकरीबन 17% है, 17-18% है। इसके हिस्सेदार के तौर पर आरजेडी है, कांग्रेस तीसरे नंबर पर आती है, एआईएम है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस है। तो कांग्रेस पार्टी क्या इसी सीमांचल इलाके से उसे एक सांसद है तारिक अनवर, इस बार मैदान में बड़े आसानी से जीत आए थे। क्या तारिक अनवर अपने हिसाब से कोई ऐसा चलाते हैं वहाँ पर किशनगंज वगैरह इलाका में मुस्लिम आबादी जो बड़े तौर पे तकरीबन कहते हैं 60-65 सीट ऐसी हैं बिहार के पॉलिटिक्स में जहाँ डिसीजन मेकिंग वोट मुस्लिमों के पास है, क्या वो सारे मुस्लिम एक हिसाब से अपने हिसाब से कांग्रेस के पास वापस लौट पाती है, आरजेडी से दूर जा पाती है? क्या वो कांग्रेस पार्टी जो कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी जो स्टैंड ले रही है बड़े तरीके से बीजेपी से सामना होने के बाद, तो कांग्रेस पार्टी को असली दुश्मन समझते हुए, बीजेपी का दुश्मन समझते हुए ये मुस्लिम आबादी क्या कांग्रेस के पीछे एकजुट हो पाती है? अगले 30-40 दिन के समय हैं कांग्रेस पार्टी के पास अपने एजेंडा और गारंटी को घोषित करने के लिए। क्या ये मुमकिन है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई चमत्कार कर जाए बिहार में? हो सकता है मैं अतिशयोक्ति कह रहा हूँ। अतिशयोक्ति इस लिहाज से बहुतों को लगेगी क्योंकि 2020 के इलेक्शन में, 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को महज 7% वोट मिले बिहार में। क्या बिहार में 7% वोट हासिल करने वाली पॉलिटिकल पार्टी 50 से ज़्यादा प्रतिशत वोट ला पाती है? अगर जातिगत कॉन्फ़िगरेशन को देखें 2023 में जो जातिगत जनगणना सामने आई है उसमें कुछ बड़े साफ क्लियर कट इंडिकेशन है उनको जो मोहित कर लेगा। ओबीसी में तो बिल्कुल ओबीसी में बिल्कुल क्लियर है, जो यादवाज हैं जो आरजेडी के साथ हैं और गैर यादवाज बीजेपी के पास हैं, जेडीयू के पास हैं। तो क्या गैर यादवाज जो कुशवाहों की आबादी है, कुर्मियों की आबादी, वो भी कहीं न किसी सूरत में कांग्रेस पार्टी की पुराने वोटर हैं, वो वापस आएंगे आरजेडी को छोड़ करके या जेडीयू को छोड़ कर कांग्रेस पार्टी के पास? इसके अलावा जो मुकम्मल आबादी 36% की आबादी जिसे कहते हैं ईबीसी का आबादी, अत्यंत पिछड़े वर्ग की आबादी, बहुत मोटी आबादी है, बड़ी आबादी है, जिसको किसी न किसी ढंग से भारतीय जनता पार्टी अपने आसपास मोड़ी हुई है, समेटी हुई। क्या वो 36% टूट के कांग्रेस पार्टी के पास आ सकती है? कि सवर्णों की आबादी तकरीबन जो 15-15.5% है, उसमें बड़ा हिस्सा कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से ला पाती है, जिस ढंग से कन्हैया कुमार को उसने सामने कर रखा है। जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी का आने से पहले गांधीवादी राजनीति के नाम से बिहार में काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी दमखम के साथ अभियान चला रखा था प्रशांत किशोर ने। क्या प्रशांत किशोर के जो वोटर्स हैं जिस पे उसने मोहित किया, क्या उसे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी अपने हिस्से में ले पाती है? तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्लियर कट है और अभी भी जो कुछ हो रहा है वार रूम के अंदर हो रहा है। कांग्रेस के जो प्रबंधन करता है वो कायदे से कर रहे हैं, अच्छा बेहतर कर रहे हैं, उसका बेहतर का नतीजा दिख रहा है वोटर अधिकार यात्रा में। तेजस्वी यादव अचानक से पीछे पड़े हुए हैं, पीछे नंबर 2 दिख रहे हैं गाड़ी के पीछे। उनका आकर्षण वो नहीं है जो राहुल गांधी का आकर्षण है। ये सारी एक लंबी पेशबंदी के तहत हुई है। जब बुजुर्ग लालू यादव को घर से निकल के आना पड़ा, बीमार लालू यादव को घर से निकल आना पड़ा, और सासाराम की उस रैली में जहाँ से कांग्रेस ने ये यात्रा शुरू की थी, वोटर अधिकार यात्रा, तो आप समझ सकते हैं कि जो सहमाहट है अंदरूनी तौर पर आरजेडी नेताओं के अंदर, उन्हें भी लग रहा है कि जिस ढंग से राहुल गांधी के बिहेवियर है उसमें हो ना हो कहीं आरजेडी को बड़ा धक्का न लगे, अंत में आखिर मोमेंट में आकर महागठबंधन से राहुल गांधी अलग ना हो जाएं और अलग होकर ये फैसला न कर लें कांग्रेस पार्टी अपने बूते लड़ेगी। जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा जो 1 सितंबर को इसका समापन होने वाला है, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल होने वाले हैं और गांधी मैदान में बड़ी सभा होने वाली है, उससे बहुत कुछ दिख जाएगा। क्या कांग्रेस पार्टी इस हैसियत में आने वाली है इस वोटर अधिकार यात्रा से, जिसमें मुकेश सहनी भी उनके साथ हैं, कि पप्पू यादव भी उनके साथ हैं अपने हिसाब से, मुस्लिम की बड़ी आबादी भी आकर्षित होती हुई दिख रही है। तो क्या नंबर 1 की पार्टी बनने की स्थिति हैसियत में आ जाएगी कांग्रेस पार्टी इस वोटर अधिकार यात्रा के जरिए? इसके अलावा एक बात और बता दूं, झारखंड जो पड़ोस का राज्य है, बिहार का पुराना बिहार है, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का चमत्कार काफ़ी अच्छे तरीके से देखा गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन के जरिए कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से झारखंड मुक्ति मोर्चा का
जीत इंश्योर किया उसके साथ रह करके, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल रखा है लंबे समय तक, तो ये काम हो सकता है। वही वोटर है, वही जातीय समीकरण है बिहार में भी, पड़ोस के राज्य में, तो कांग्रेस पार्टी ऐसा कर सकती है, ये मुमकिन है। और कांग्रेस पार्टी को ऐसा करने के लिए मजबूर इसलिए होना पड़ रहा है क्योंकि अगले साल के शुरुआत में ही पड़ोस के राज्य पश्चिम बंगाल में चुनाव है, जहां कांग्रेस पार्टी को मुकाबिल होना है टीएमसी से, जो टीएमसी उसी वोट बैंक पर खड़ी है। ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक को ही मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से वहाँ चुन राज्य चला रही है। उसे वहाँ टक्कर लेनी है ममता बनर्जी से, जिस ममता बनर्जी पर बार बार ये आरोप लग रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, वो जानबूझ करके वहाँ पर अपने भारतीय जनता पार्टी को अपने मुकाबिल हो रही है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़ा स्पेस बंगाल में दे रही है। तो एक तरीके से ये सफ़र की शुरुआत है बिहार मोटे तौर पे। जिस ढंग से कर्नाटक में भारतीय कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, उसका प्रभाव तेलंगाना में दिखा, और तेलंगाना के फार्मूले को लागू करने की कोशिश कर रही है बिहार में। मवेशियों की जहाँ बात हम करते हैं, हाथी से जीत करके आई थी, हाथी पर चढ़ के आई थी इंदिरा गांधी, राहुल गांधी घोड़े पर चढ़ के आना, सवार होकर आना चाहते हैं बिहार की यात्रा में। और उस घोड़े की यात्रा पर राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कोई दलित चेहरा सामने होगा, कोई साहनी जैसा चेहरा सामने होगा, जिसके नेतृत्व में पूरा बिहार उमड़ आएगा जातिगत समीकरण के लिहाज से। और कांग्रेस पार्टी के लिए 1990 के बाद से सत्ता से निर्वासन, बिहार के सत्ता से निर्वासन का काम पूरा होगा। 35 सालों के बाद बिहार में कांग्रेस पार्टी एक धवल चेहरे के साथ सामने आ पाएगी। वहाँ वो पिछलग्गू नहीं होगी तेजस्वी यादव की, अपना एक अभियान होगा। वो नीतीश कुमार के साथ पिछलग्गू नहीं होगी, अपना एक उसका चेहरा होगा, जिसके आधार पर एक चमत्कार हो सकता है। ये तेलंगाना में हो रखा है। रेवन्ना रेड्डी थे कहने को बीजेपी के आदमी, उनकी परवरिश, उनकी राजनीतिक दीक्षा बीजेपी के एबीवीपी में शुरू हुई थी। सरस्वती स्कूल से पढ़े लिखे थे, लेकिन सरस्वती विद्यालय से पढ़े लिखे थे, लेकिन बने चेहरा वो राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, और उन्होंने जीत करके दिखा दिया तेलंगाना। क्या ऐसा ही कुछ बिहार में भी होने वाला है? देखना होगा। बिहार में होना कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल का चुनाव है, जहाँ वो अलायंस पार्टनर हो करके टीएमसी के खिलाफ होती है, वहाँ वाम दलों के साथ मिलकर लड़ती है, और टीएमसी उनके लिए जगह नहीं छोड़ रही है। तो बिहार में अगर जीतती है कांग्रेस पार्टी, एक मुकम्मल हैसियत में आती है, अगर वो सरकार बनाने की चमत्कारी की स्थिति में आ जाती है, तो उसका असर जाहिर तौर पर बंगाल पे होगा। इसके बाद जो केरल में तो वो अलग लड़ती है, लेकिन वहाँ तो उसके पड़ोस में तमिलनाडु में अगले साल चुनाव है, वहाँ पे वो 2 नंबर की पार्टी है डीएमके के साथ, हो सकता है वहाँ नहीं अलायंस तोड़े वो। तो ये विस्तार है, और ये 2029 तक की यात्रा है कांग्रेस पार्टी के लिए। उसके बाद 2027 में जा कर के चुनाव होना है उत्तर प्रदेश का, जिसको कहते हैं सेमीफाइनल होगा वो लोकसभा चुनाव का, 2029 के चुनाव का। तो अगर बिहार में ठीक ठाक वो परफॉर्म करेगी, तभी वो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबिल हो पाएगी उत्तर प्रदेश में जा कर के। उत्तर प्रदेश में उसकी हालत कमज़ोर रहेगी, तब वो नहीं सोच सकती केंद्र में सत्ता में आने की। राहुल गांधी क्या उत्तर प्रदेश तक 2 साल, अगले 2 साल के लिए राजनीति में खुद को गरमाए रखने के लिए बिहार की जीत को ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे हैं। यही वजह है कि उनका एक पाँव दिल्ली रह रहा है तो दूसरा पैर बिहार में, और इस यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा को अपने हिसाब से वो पूरा करने की कोशिश में लगे हैं। और जो भीड़ का रिस्पांस है, जो अलग अलग प्रदेशों से लोग उनके पास आ रहे हैं, जैसे पड़ोसी झारखंड से उनके पास लोग आ रहे हैं उनकी यात्राओं को सफल करने के लिए, उत्तर प्रदेश से भी लोग, बड़ी तादाद में लोग उमड़ के चले आ रहे हैं। तो ये बताता है कि पूरा प्रबंधन जो है, पूरी यात्रा का प्रबंधन मुकम्मल अंदाज से किया जा रहा है। कन्हैया कुमार तो पीछे के चेहरे हैं, लेकिन राजेश राम हो सकता है आगे कर दिया जाए, मुकेश सहनी जैसा चेहरा, या ऐसा ही किसी माली समाज से आने वाला, किसी मुसहर समाज से आने वाले चेहरों को आगे कर दिया जाए बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर, और जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए मुनासिब है। ये काम आरजेडी नहीं कर सकती। आरजेडी नहीं कर सकती है कि यादवाज के अलावा किसी और, अपने परिवार किसी व्यक्ति के अलावा किसी और चेहरे को, तेजस्वी यादव के अलावा किसी और चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पे शामिल आगे लाए। ये काम जेडीयू नहीं कर सकती है। जेडीयू में आगे विकल्प अगर बनता है, निशांत कुमार का चेहरा आगे होगा, वो नीतीश कुमार के चेहरे का होगा, क्योंकि जल चुके हैं, भुन चुके हैं नीतीश कुमार ऐसे ही किसी चेहरों के सामने करके। जीतन राम मांझी को उन्होंने सामने लाया था उसी समाज से, जिस पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो अपनी सरकार चलाने के लिए, लेकिन जीतन राम मांझी ने जिस ढंग से धोखा दिया, तो अब ये नहीं लगता कि इस बात को, ऐसे किसी प्रयोग को नीतीश कुमार अपने जीवन में कर पाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसा कोई प्रयोग करना संभव है, मुनासिब है, और ऐसे किसी चेहरे को ला करके बिहार की पॉलिटिक्स में चमत्कार कर सकती है। पूरा जातिगत जनगणना उसके पास है, पूरे वार रूम में उसके पास ये फिगर है कि कितनी बड़ी आबादी है, किस बड़ी आबादी से कौन से शख्स को शामिल किए जाए। क्योंकि बिहार में एक टेंडेंसी है कि वो जाति के नेताओं के नाम पर ही वोट करती है। तारिक अनवर इसलिए जीत जाते हैं वहाँ पर क्योंकि मुस्लिम है, मुस्लिम बहुल इलाका है, वो कुछ करे न करे, वहाँ ज़मीन पर भले ही आरजेडी के बहुत लोग काम करते रहे हैं, जेडीयू काम करते रहे, लेकिन हम जाति की बात होगी
तब लोग अपने एक बड़े चेहरे को सामने करने में हिचकते नहीं, वोट करने में हिचकते नहीं। हो सकता है बिहार में बीजेपी का चक्का फंस भी सकता है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि बिहार, जो मैं शुरू में ही कहा कि बिहार में 2 ऐसे मौके रहे, तकरीबन 33 महीने का ऐसा मौका रहा है जब नीतीश कुमार जेडीयू आरजेडी के साथ चली गई है, तेजस्वी यादव के साथ सरकार चलाया। उस दरमियान भारतीय जनता पार्टी का जो सीधा अटैक रहा है नीतीश कुमार की छवि पर, नीतीश कुमार के सरकार पे, उसके भ्रष्टाचार में योगदान पे, उसको लेके फिर से कैरी फॉरवर्ड कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसका नुकसान तो उसे उठाना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा, उप मुख्यमंत्री जो हैं सम्राट चौधरी, उन दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने पगड़ी बांध ली थी इस कसम के साथ कि नीतीश कुमार को जब तक राजनीति को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये पगड़ी नहीं खोलेंगे। और हालात ऐसे बने कि उसी नीतीश कुमार के माथे तो उन्हें मुख्यमंत्री बनना पड़ा है। अब कहना पड़ रहा है घूम घूम कर नीतीश कुमार को वोट दीजिए, यही चेहरा होंगे एनडीए का। तो ये राजनीति में कुछ भी संभव है। ठीक वही इसी ढंग से, जिस ढंग से 7% वोट बैंक पर खड़ी हुई पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी, क्या जंप करके 35 से ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ 55 के आसपास वोट बैंक पर आ पाएगी। जातिगत समीकरण के हिसाब से देखें तो ये मुनासिब लगता है। जिस ढंग से इंजीनियर्स हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, वोट जो उनके वार रूम में एक्टिव हैं, वो सब ऐसा करामात कर सकते हैं जैसे कृष्णा वल्लूर ने कर दिखाया। जो काम अब तक मोहन प्रकाश नहीं कर पाते थे कांग्रेस पार्टी के प्रभारी के तौर पे, कृष्णा वल्लूर ने निकल करके वो काम किया। तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, रेवन्ना रेड्डी ने उन्हें कहते हैं बिहार में भेजा है, इस एश्योरेंस के साथ बिहार में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होने देगी। ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एश्योर किया है। ऐसे किसी रैली, किसी प्रदर्शन के लिए, किसी इवेंट के लिए, जिसमें हाल के दिनों जो वोटर अधिकार यात्रा वहाँ चल रहा है, वो उसमें रिसोर्स की कोई कमी रहने दी जाएगी, क्योंकि तेलंगाना की सरकार उनके पीछे खड़ी। जिस ढंग से तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए कर्नाटक की सरकार उनके पीछे खड़ी थी, कर्नाटक कांग्रेस की। तो बड़ा दिलचस्प है, कृष्णा वल्लरू कमाल करते हुए दिख रहे हैं इस वोटर अधिकार यात्रा के जरिए। एक रास्ता ही बनता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी मुमकिन है कि किसी दलित चेहरे को सामने करके, किसी नए चेहरे को सामने करके, किसी साहनी चेहरे को सामने करते अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसी चेहरे को सामने करते हुए बिहार में कोई चमत्कार करने के मूड में दिख रही है। यही एक वजह है कि अब तक कांग्रेस पार्टी हिचक रही है। तेजस्वी यादव ही महागठबंधन, इंडी गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है। नहीं, जब तक कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कह रही है तब तक अंदर में एक चोर सा छिपा हुआ है। आरजेडी के अंदर एक घबराहट सी बनी हुई है, और यही घबराहट लालू प्रसाद यादव को 79 ईयर्स की उम्र में बीमारी की हालत में सासाराम की रैली में पहुंचाती है। यही जो घबराहट है तेजस्वी यादव को लगातार वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान, भले ही वो आरजेडी का एजेंडा नहीं हो, कांग्रेस पार्टी के पीछे चिपके रहने को मजबूर कर रही है। राहुल गांधी जैसा एक्टिव व्यक्ति के पीछे उसे एक्टिव रहने को मजबूर कर रही है, जिनके बारे में कहा जाता है तेजस्वी यादव स्वास्थ्य के तौर पर उतना एक्टिव नहीं रह पाते, उतना दौड़ धूप नहीं कर पाते जितना राहुल गांधी करके दिखा रहे हैं इस यात्रा के जरिए। बड़ा दिलचस्प है बिहार की राजनीति को देखना, कांग्रेस की राजनीति को देखना, आखिरकार होता क्या है। मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरी ये बातें अच्छी लगती हैं, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, संभावनाओं को परखते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। कब कहाँ क्या हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। कौन कब किसके लिए खड़ा हो जाए, कौन कब किसके लिए जीत जाए। मुकेश सहनी के चाल ढाल को देखते रहिए, कहाँ वो जाते हैं, कहाँ ठहरते, क्योंकि एक बड़ा इंटैक्ट वोटर बैंक उनके पास है। नमस्कार, धन्यवाद।